वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। उम्मीद करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को लेकर के, जो कि आज बवाल मचा देगा। बच्चे, आप इसी तरह से सेट की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल छूटे नहीं। ठीक है? तो चलिए देर न करते हुए बेटा वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज का पहला क्वेश्चन है, ये आपको अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। पहला क्वेश्चन कहता है बाबू रे कि यदि दिए गए बिंदु 3 बिंदु दे रखा है जिसका नियामक है x2 -3 -4 और 7 -5। ये कहता है ये समरेखीय है। समरेख का मतलब समझते हैं बेटा? एक ही रेखा पर। समरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं। ठीक है? तो कहता है आपसे x का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज़ को यहाँ से आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि यदि समरेखीय है तो उन दोनों पॉइंट का जो स्लोप है यानी ढाल, वो भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है? अगर समरेख है तो दोनों पॉइंट के जो ढाल हैं, स्लोप हैं, वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। ये एकदम 100% ट्रूथ है। बात समझ रहे हो? तो अब सवाल उठता है कि सर 2 पॉइंट दे रखा है तो ढाल कैसे निकालें, स्लोप कैसे निकालें? स्लोप निकालने का बहुत आसान तरीका है बेटा। देखो, हम क्वेश्चन के माध्यम से बड़े आसानी से आपको समझाते हैं। जैसे है कि ये एक रेखा है ना, और इस पर एक पॉइंट है हमारा x2, इस सवाल में दे रखा है। ठीक है? और एक पॉइंट है बच्चे -3 और -4। ठीक, ये इस पॉइंट का नियामक है। और तीसरा जो पॉइंट है बाबू रे, वो दे रखा है 7 और -5। ये आपके सवाल में दिया हुआ है। क्लियर है? अब ये तो देखिए तीनों पॉइंट क्या हैं? एक ही रेखा पर है, अर्थात समरेखीय है। अगर ये समरेखीय है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्लोप होगा, इसके बीच का जो स्लोप होगा और इसके बीच का जो स्लोप होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है? तो स्लोप कैसे निकाला जाता है जरा देखिए ध्यान से। अगर इसको हम x1 कहते हैं और ये y1, तो ये क्या होगा बताइए? x2 और y2। ठीक है? होगा। तो स्लोप निकालने के लिए दूसरे का दूसरे से माइनस, अब बटे पहले का पहले से माइनस। ठीक है? यानी घटा दीजिए आप। तो बताइए y1 माइनस y2, तो 2 यहां लिखा हुआ है y1 के जगह पर माइनस, और ये -4 है। क्लियर है? बटे x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है बेटा? x है, और माइनस x2 कितना है? -3। कोई दिक्कत वाली बात? अब इन दोनों बीच के पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकलेगा? तो उसी तरीके से y2 माइनस y3 होगा। ठीक है? यानी दूसरे का दूसरे से, तो -4 और -5 अपॉन पहले का पहले से घटाओ, -3 -7। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पा रहे हैं सर? बहुत बढ़िया। अब बेटा हम इसको, ये तो दोनों क्या है? स्लोप है, इसीलिए दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है? अब बता दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए तो आप जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस। तो 2 + 4 कितना हुआ बेटा? 6। ठीक है? ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस क्या आएगा? यहाँ से 3 आएगा। बोलो ना हाँ या ना? बराबर। ठीक है? अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। ठीक है? प्लस का 5। अब 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 1। बोल दो हाँ या ना? अब ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 7 कितना होगा? 10, यानी माइनस का 10। ये तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बाबू? देख लो इधर, तो x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर कितना होगा हमारा? x + 3। अब बराबर, जरा ध्यान से देखो इधर, ये हो जाएगा 6 और ये -10, तो यानी -60।
कोई दिक्कत वाली बात? तो अब यहाँ से बताओ x की वैल्यू, ये बेटा प्लस है तो उधर जा कर के क्या होगा, माइनस होगा। अरे बोलो, होगा माइनस, तो -3 और -60 कितना हो जाएगा, -63। यानी यही हमारा क्या है, x का मान है। बोलो सर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात है ना? x बराबर -63 और यही हमसे पूछ रहा है ना कि x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, -63। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखो एक चीज है कि आप घबराना मत, ठीक है। 3 पॉइंट दे रखा है, पहले 2 पॉइंट का स्लोप निकालिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, दूसरे को दूसरे से माइनस करेंगे, अब बटे पहले को पहले से माइनस करेंगे, ठीक है। फिर उन दो जो पॉइंट बच गया अब, ठीक है, उन दोनों का स्लोप निकालेंगे, ठीक। तो दूसरे को दूसरे से माइनस, अब बटे पहले को पहले से माइनस, दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका जो वैल्यू चाहिए वो आपको निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं। ये सवाल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये सब सवाल बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस तरह के सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? आइए अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, ये एपी का है सवाल, श्रेणी क्रम जरा देख लीजिए। कहता है श्रेणी क्रम 9, 13, 17, 21 और 25 इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, इसका कहता है 12वां पद क्या होगा। कौन सा पद निकालना बेटा आपको, 12वां पद निकालना है ना। तो आप ये तो 12वां पद कह रहे, चलिए ठीक है। अगर ये n पद होता तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप? नहीं जानते। पहले आप ये देखिए ये सीरीज क्या एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है बेटा, अगर कोई भी सीरीज, कोई भी श्रृंखला, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा तो उसका जो है क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। अब आपके मन में अगर सर ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो दूसरे टर्म को पहले टर्म में घटाइए, है कि नहीं। तो 13 में से 9 जाएगा बेटा, तो बोलो कितना बचेगा, 4 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए 17 में से 3 जाएगा 4, 21 में से 17 जाएगा 4, ठीक है। यानी सबका CD यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। नहीं, इसका मतलब है कि जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है रे भाई, तो इसका मतलब है कि ये एपी का है सीरीज, ठीक है। और एपी का है तो nवां पद कैसे निकलता है, nवां पद ये देखिए tn बराबर, t मतलब टर्म हुआ, n यानी nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है ना। ये a क्या है बेटा, तो a है फर्स्ट टर्म, a है पहला पद, ठीक है। तो बताइए हमारा पहला पद क्या है, 9 है कि नहीं, प्लस n का मान कितना है, n क्या है, जेठो पद है। तो यहाँ क्या हमसे पूछ रहा है, 12वां पद, यानी n का मान 12 है। तो यहाँ हम क्या बिठा देंगे, 12 माइनस 1, और ये d कॉमन डिफरेंस अभी तो निकालेंगे, सिखाया था आपको। 13 में से 9 घटाइए 4, 17 में से 3 घटाइए 4, यानी CD कितना है, 4 है। बोलो हाँ या ना। 12वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ n के जगह पर क्या हो जाएगा, T12 यानी 12वां पद। कोई दिक्कत वाली बात, ये फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने का। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे ना भाई, क्या हो जाएगा बताओ, 9 प्लस 12 में से 1 गया सर 11, आइए गुना 4, तो बताओ 11 चौक 44, 9 प्लस 44, बोलो बेटा कितना होगा, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 4 1 5, यानी 53 होगा इसका क्यों पद, 12वां पद, ठीक है। इस तरीके से जब आप बढ़ते जाएंगे, जब इसका 12वां पद आएगा तो वो कितना होगा, 53 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये सब बेटे बेसिक सवाल हैं और यही सब बच्चा पढ़ता नहीं है और फिर आकर के हल्ला करता है कि सर क्वेश्चन फंसा ही नहीं, क्वेश्चन सर बना ही नहीं। अरे तुम सही टीचर से पढ़ोगे, सही चीजें पढ़ोगे, तभी तो एग्जाम में सवाल बनेंगे, नहीं तो ऐसे ही जाओगे और फिर आओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इन सारी चीजों को भी आप ध्यान पूर्वक प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आपका टाइम अब बहुत ही शॉर्ट हो गया है, बहुत ही कम टाइम बचा है। कम टाइम में इसी तरीके से बेटा प्रैक्टिस सेट लगाते रहो और हम ये आपसे वादा करते हैं
कि एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, मैथ का सवाल आप एकदम 100% करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बात समझे? सिर्फ मेरी बात को आप मानिए, अगर नहीं मानिए तो मर्जी आपकी है भाई। ठीक है, तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था गाइज, ये भी हमने आपको बड़े प्यार से करवा दिया सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जरा देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाई, एक आयताकार मैदान की परिमिति 82 मीटर है। आयत का नहीं, परिमिति। अब परिमिति क्या होता है जानते हैं? परिमिति होता है बेटा 2 इंटू L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसका मान कितना दे रखा है हमारा सवाल में? 82 मीटर। 82 मीटर, इसको काट दीजिए आप। नहीं, ये कितना होगा बाबू रे? जल्दी बोलो, इसको काट देगा तो 41 यानी 41। अर्थात लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना निकाल लिए हम? 41। ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और कहता है इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका मान दे रखा है बाबू 400। क्या दे रखा है भाई? 400। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब यहां से क्या करेंगे हम? कई तरह के फॉर्मूले लगाएंगे। अरे नहीं, ध्यान से समझ रहा मेरी बात। ये देखो बेटा, दो संख्याएं हमने ये समझा कि एक संख्या L है, दूसरा B है। इन दोनों का योगफल कितना है? 41, और इसी का गुणनफल कितना है? 400। तो आप इस 400 का वैसा फैक्टर निकालिए जो कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 41 आ जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जरा सा देखो, इसका वो फैक्टर क्या होगा बेटा? तो 16 और 25 यानी 16 गुना 25। 16 गुना 25 करोगे तो कितना हो जाएगा? 400, और 16 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 41। यानी यही हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात? तो हमसे क्या पूछ दिया सर? तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैदान की सर क्या ज्ञात कीजिए? तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए सर, चौड़ाई लंबाई से हमेशा क्या होता है? कम होता है। होता है कि नहीं होता है ना? तो आज जरा देखो यहाँ ध्यान से। अरे जब आप एक आयत बनाते हो, ये आयत है ना? ठीक है, ये क्या है बच्चे? आयत है। तो अब आप बताइए, लंबाई क्या है? बड़ा है। चौड़ाई क्या है? छोटा है। नहीं, तो इसमें जो छोटा वाला वैल्यू है वो क्या है? चौड़ाई है। जो बड़ा वाला क्या है? वो लंबाई है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है हमारा? चौड़ाई, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। बात समझे कि नहीं? यानी ये हो गया हमारा 25 मीटर और ये हो गया हमारा 16 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल करके 400 पूरेगा, और इसका योगफल निकालेंगे तो कितना होगा? 41 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, है ना? बहुत बढ़िया। नहीं तो आपको इसके कई फॉर्मूले लगाने पड़ जाएंगे। बात को समझ रहे हो, है ना? तो हम आपको उस फॉर्मूले में फंसाना नहीं चाहते। आप इसी तरीके से सवाल को हिट एंड ट्रायल लगाइएगा, और फिर सवाल आपके फटाफट बनेंगे एकदम। कहीं कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा भाई। क्लियर है ना? तो चलिए सर, ये भी सवाल हमने आपको करवा दिया, बड़े प्यार से कराया सर। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई कि दिए गए आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो है क्या? हम लिख देते हैं आपके बोर्ड पर। एक सर है 64, ठीक है, दूसरा है 60, तीसरा सर है 48, ठीक है, फिर सर है x, और फिर है 43, 48, 43 और 34, और क्या है भाई? 34 है। ये आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपसे ये सवाल में कहता है कि इसका बहुलक कितना है सर? 43। ये सवाल में दे रखा है। इसका जो बहुलक है वो क्या है? 43 है। बहुलक समझते हैं आप? बहुलक मतलब बहुलक का बहु का मतलब होता है ज्यादा, सबसे ज्यादा। लक मतलब लौकना, दिखना। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बार लौके का मतलब दिखे, वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो जरा ध्यान से आप यहां देखिए,
64 कितने बार है? मात्र एक बार। 60 कितने बार है? मात्र एक बार। 48 कितना बार है? ध्यान से देखो, एक बार, दो बार नहीं, तो 48 बहुलक हो सकता है ना। और आगे देखिए 43 भी कितना है? दो बार है। 43 कितना भी बार है? दो बार है। तो लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये x के जगह पर मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि बहुलक 43 है, इसका मतलब है कि 43 सबसे ज्यादा बार दिखा होगा, है कि नहीं, तभी तो वो उसका बहुलक है। सबसे ज्यादा बार दिखने वाली संख्या को ही तो हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, अब आपके मन में आता होगा सर 48 भी तो दो बार है। बिल्कुल है बेटा, 43 भी दो बार है नहीं, लेकिन कहता है इसका बहुलक 43 है, इसका मतलब कि 43 ज्यादा बार लिखा गया होगा। तो इसीलिए x के जगह पर, x तो अननोन है, इसीलिए x के जगह पर क्या होगा? 43 ही होगा। नहीं, क्या होगा? 43 होगा। तब आप देखिए यहां पर ये 43 एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसका बहुलक क्या होगा? 43 होगा, जो कि सवाल में भी दे रखा था 43। हाँ या ना? बात को समझे। और यही आपसे पूछ रहा था कि वो तो कहता है x + 3 का मान क्या होगा? नहीं, ठीक है। तो जब x निकल गया बेटा हमारा, अब कहता है x + 3 का मान क्या होगा। x जब हमें मालूम है तो बताइए सर, x + 3 ये 43, अब +3 कितना हो जाएगा? 43 और 3 बोलो ना, 3 3 6 और ये 4 यानी 46 होगा। किसका वैल्यू? x + 3 का मान। बात समझ रहे हो? ठीक है। x जब हमने निकाल लिया, तो अब उसमें सिर्फ क्या करने थे आपको? 3 जोड़ने थे, क्योंकि x + 3 का ही वैल्यू हमसे पूछ रहा था। बोलो सर, समझ पाए आप इतनी सी बात को? बहुत सुंदर। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने आपको कराया सर, और बड़े प्यार से कराया। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये ट्रिगोनोमेट्री से है ना, और ट्रिगो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसीलिए हम हर एक सेट में कम से कम एक ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट इसका सवाल डालते ही डालते हैं, ठीक है। और लॉगरिथम, लॉग वाला सवाल ये तो बिहार पुलिस में फिक्स है, ये आप जान लो, किसी न किसी सेट में आना ही आना है ना, या हो सके करीब करीब सभी सेट में आए, लेकिन लॉगरिथम आएगा ही आएगा, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए, और लॉगरिथम की प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से कर लीजिए। बात समझे? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई 9 sec square a minus 9 10 square a का मान ज्ञात कीजिए, यानी इतना बराबर व्हाट, है ना। क्या करोगे जरा देख लो ध्यान से। 9 तो बेटा दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए आप। 9 तो ये क्या होगा? sec square a minus 10 square a, और ये sec square a minus 10 square a ये क्या है? आइडेंटिटी है, नहीं है? तो sec square a minus 10 square a का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 9 अब गुना 1, इसका वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। तो 9 गुना 1 बराबर कितना हो गया इसका आंसर? 9। यही आपका करेक्ट आंसर है इस सवाल का। हाँ या ना? बात समझ पाए? बहुत सुंदर, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। उसी तरीके से सेक और टेन की जो आइडेंटिटी होती है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, ये ट्रिगो का सवाल था क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सवाल सर हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपके बोर्ड पर अब दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं, 25 टीचर, ठीक है। कुल कितने टीचर हैं बाबू? 25 टीचर हैं टोटल। क्लियर है ना। कहता है जो हिंदी अथवा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी अथवा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और इनमें से 15 तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना। तो बताओ बेटा इस सवाल को करने का तरीका है किससे? वेन डायग्राम से, ठीक है। जरा देखो वेन डायग्राम, एक गोला बनाया हमने, ये गोला है किसका? इंग्लिश का, और ये कहता है इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? 15-15। क्लियर है।
और दूसरा कहता है हिंदी वाला है, तो हिंदी वाला कैसे बनाएंगे, ये दोनों से ओवरलैप होना चाहिए इस तरीके से, है कि नहीं। जो बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, आप ज़रा परसेंटेज में ये बहुत ही अच्छे से हमने वेन डायग्राम सिखा रखा है बच्चों को, बात समझ रहे हो, है ना। तो वहाँ जा करके आप वेन डायग्राम से रिलेटेड सारा सवाल कर लेना, फिर आपका सवाल इस तरीके से एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। आप YouTube पर जाना, सर्च करना परसेंटेज बाय संतोष सर, ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। और सर्च करें ना, या तो RBI मैथ्स बाय संतोष सर में सर्च करेगा तो आपको वो सारा प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहाँ से आप परसेंटेज ढूंढ करके और आप इस टाइप के सवाल वहाँ पे लिखा होगा, सब टाइप वाइज पढ़ा है बेटा, वेन डायग्राम पर आधारित सवाल, ठीक है। तो उसको खोज करके और आप बना लेना, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप वहाँ नहीं भी जाना चाहते हो तो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझो बात को। ये एक गोला है, एक डायग्राम है इंग्लिश वाले का और दूसरा डायग्राम है हिंदी वाले का, ठीक है। ये 15 का मतलब है इस गोले का मान 15 है, क्लियर है। और ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये क्या है, ये दोनों का है, बात समझे सर, ये क्या है, दोनों का है। अब कहता है सवाल ये 15 अंग्रेजी पढ़ाते हैं तथा 3 हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं, तो दोनों वाला पोर्शन क्या है, ये वाला है। तो 3 दोनों पढ़ाते हैं, यानी वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। ये जो पोर्शन होता है ये बोथ यानी दोनों का पोर्शन होता है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए सर, केवल इंग्लिश पढ़ाने वाले कितने 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 टीचर होंगे, तो 15 ये टोटल है ना 15, और इसको 3 को निकाल दीजिए, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये क्या होगा, ओनली इंग्लिश, यानी केवल इंग्लिश पढ़ाने वाले। तो 15 में से 3 घट जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, 12 टीचर ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ाते हैं, बात समझ रहे हो। तो बताइए 12 टीचर हो गया केवल इंग्लिश, 3 गो दोनों पढ़ाता है, तो 12 3 कितना हो गया, 15। तो केवल हिंदी कितना पढ़ाता होगा, टोटल कितना है 25, 15 तो पढ़ा रहा है, 15 पढ़ा रहा है, 12 पढ़ा रहा है इंग्लिश और 3 दोनों, तो 12 3 15, तो जो बचा होगा वो क्या होगा, हिंदी पढ़ाता होगा। तो 25 में से सर आप 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 केवल क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, बात समझ रहे हो। अब आइए ध्यान समझिए, आपसे पूछ क्या रहा है, कहते हैं कितने अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। जरा देखो ध्यान से, हिंदी वाला गोला कौन सा है, हिंदी वाला गोला ये वाला है कि नहीं। तो 10 और ये 3 टोटल कितना हो गया, यानी 13 टीचर है, बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है ना, समझ गए सर, बहुत सुंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक एक बार फिर से जाकर के वीडियो को पीछे करके और इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। है कुछ नहीं, सिर्फ ये डायग्राम का खेला है, जो बच्चा डायग्राम समझ गया, इससे रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल एग्जाम में आएगा वो बच्चा कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर 11, 23 तथा x का औसत 40 है। ये देखो 3 संख्या है, 11, ठीक है, 23 और x, इसका जो एवरेज दे रखा है बाबू रे, एवरेज यानी औसत, ये दे रखा है 40। तो आपसे पूछता है x बराबर व्हाट, x की वैल्यू निकालिए। एवरेज का तो जानते हैं, सभी संख्या का योग, तो योग कर दीजिए 11 प्लस 23 प्लस x, योग अब बटे जय गो संख्या है उससे भाग दीजिए, बटा करके बटे कर दीजिए उसका, 1 2 3 संख्या है तो बटे में 3, और इसका मान कितना दे रखा है सवाल में, ये 40 है। बोलो कोई दिक्कत। 23 और 11 कितना होगा बेटा, 3 1 4 और ये 2 1 3 34 प्लस x बराबर जाके इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई यानी 120, तो x बराबर 120 माइनस 34, ठीक है। तो 10 में से 4 गया, बोलो कितना होगा 6, ठीक है। यहाँ कितना बचा आपका 11, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 8, यानी 86, यही आपका x का वैल्यू है और यही आपका आंसर है। हाँ या ना सर, समझ पाए। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, जितना संख्या दे रखा है सबका योग अब बटे
कुल संख्या यानी जैगो संख्या है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, वही क्या होता है आपका एवरेज होता है। और यहाँ एवरेज का मान सवाल में दे रखा है 40 है, तो उसको हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। बोलिए हाँ या ना, समझे कि नहीं बात, बहुत सुंदर। तो चलो बेटा इसको अब हम मिटाते हैं, ठीक है, और चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भाई जरा देख लो ध्यान से, ऊपर बोर्ड पे है, कहता है एक पिता की वर्तमान आयु 35 बरस है, ठीक है, ये इसका फादर है, इसका प्रेजेंट एज कितना है बाबू रे, 35 ईयर यानी 35 बरस, ठीक है। दिख रहा है गाइज आपको, नहीं दिख रहा है ना, 35 ईयर। और इसका एक बेटा है, बेटा का कितना है जरा देख लो, बेटा का है, उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, यानी इसका जो सन है ये है 11 ईयर, ठीक है, ये दिख रहा है गाइज 35, ठीक है। फादर है 35 साल के और बेटा है 11 साल के, ठीक है। तो कहता है बताइए कितने बरस पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि ये हमें क्या करना है, 5 गुनी करना है। नहीं तो क्या साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो आप लगाइए हिट एंड ट्रायल, या तो ऑप्शन में तो दे रखा होगा, है कि नहीं है। सपोज हम मानते हैं 1 साल पहले, है कि नहीं, 0 साल पहले तो जन्म लिया होगा ये, है कि नहीं है। तो 1 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा, देखिए 1 साल पहले तो ये रहा होगा 10 साल का और ये रहा होगा 34 साल का। नहीं, अरे अभी 11 साल का है तो 1 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 10 और ये 34, क्या सर ये 5 गुना है, यानी 1 साल पहले हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 2 साल पहले कीजिए, 2 साल पहले, है ना, तो बताइए 2 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा, अभी 11 है तो 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 9 साल का, और ये 35 में से 2 घटा दीजिए सर तो कितना होगा, 33। क्या सर ये 5 गुना है, नहीं है। 3 साल पहले चलिए, है कि नहीं है, आप ऑप्शन में देख करके सवाल को कर लेंगे डायरेक्ट एकदम हिट एंड ट्रायल से। 3 साल पहले कितना रहा होगा जरा देख लो, 3 साल पहले, 3 साल पूर्व, नहीं, ठीक है। तो 11 में से सर 3 घटा दीजिएगा तो बोलिए कितना होगा, 8 साल होगा। और इसमें 3 घटाएंगे सर तो कितना होगा, 32, ये 8 चौक 32, 4 गुना है, यानी 3 गुना, ये 5 गुना नहीं है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आइए सर 4 साल पहले, है ना, तो 4 साल पहले ये कितना रहा होगा सर, बताइए। तो 11 में से 4 घटा दीजिए ना सर तो 7 होगा, और इसमें 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 31 होगा। क्या कभी 5 गुना होगा, नहीं। आइए 5 साल पहले करते हैं, 5 बरस पूर्व, 5 बरस पूर्व, तो बोलिए सर 5 बरस पहले पिता कितने साल का रहा होगा, 30 साल का रहा होगा ना। और ये सर उसका बेटा कितने साल का रहा होगा, 5 साल पहले। 11 में से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 6। देखिए ये 5 गुनी है कि नहीं है 5 गुनी। सवाल में कहता है ना कि 5 गुनी होना चाहिए, हैं, ये 6 है, ये 30 है, क्या गुना है, 5 गुना है ना, 6 5 30, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 5 साल पहले। ये क्वेश्चन को देखने से आपको मालूम चल जाएगा, है ना, कोई आपको लंबा चौड़ा तगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। यानी 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई, इसीलिए यही हमारा आंसर कितना हो गया, 5 बरस पूर्व। लगाइए एकदम हिट एंड ट्रायल और एकदम तुरंत आंसर पाइए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे करते हैं जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। सिलेक्शन यदि लेना है आपको तो ये सब तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ट्रेडिशन वाला मेथड, एक्स मान आप बना रहे हैं बन रहा है सवाल, टाइम लग गया, बस पूरा सवाल बन भी नहीं पाएगा आपका। क्लियर है ना। तो चलो इसको बेटा अब हम मिटाते हैं, ठीक। अब चलते हैं गाइज हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये बेटा टाइम एंड वर्क का सवाल है, और देख लीजिए ऊपर आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है। कहता है अमन किसी काम के 4/5 भाग को, ये ए फॉर अमन हुआ, और हमने ये कहा कि 4/5 भाग काम किया अमन, कितने दिनों में सर, 20 दिन में,
20 दिन में। क्लियर है। फिर वह विकास को बुलाया, विकास को बुला करके कहता है शेष काम को 3 दिन में पूरा किया। तो बताइए सर 4/5 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा होगा? शेष निकालने का तरीका है कि नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा दीजिए। तो 5 में से 4 गया, कितना होगा? 1, और नीचे वाला को छाप दीजिए। काम तो 5 था, ठीक है, तो शेष काम कितना हुआ? 1/5। अब इस काम को कौन कर रहा है? जरा देखो यहाँ ध्यान से, विकास को बुलाया, यानी अब A + B दोनों मिल करके 1/5 काम क्या बोलता है सवाल में? 3 दिन में पूरा करता है, यानी ये 3 दिन। कोई दिक्कत है? तो यदि कोई भी बंदा काम पूरा ना करे, कंप्लीट ना करे, कैसे समझेंगे कि काम कंप्लीट नहीं कर रहा है? तो टोटल वर्क 1 होता है। क्या ये 1 है? नहीं है, है ना? क्या ये 1 है? नहीं है। इससे हम पूरा काम करवा देंगे। पूरा काम देखो कैसे होगा। 4/5 काम करता है 20 दिन में, ठीक है। तो 1 का मान निकालेंगे, चूंकि काम तो 1 ही होता है ना। ये नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी 20 × 5, और ऊपर वाला कहाँ आएगा? नीचे। 4×5 = 20, यानी 25, यानी इसको 25 दिन लगेगा, ठीक है। तो हम यहीं पे कर सकते थे डायरेक्ट, 4×5 = 20, और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 5×5 = 25, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो कटेगा, 1 से 3 3 होगा, नीचे वाला जाएगा तो 5 × 3 = 15। अब बताइए सर, ये A कहता है 25 दिन में करता है, और A और B दोनों मिलता है तो 15 दिन में काम समाप्त होता है, पूरा काम, ठीक है। बताओ सर इसका एलसीएम कितना होगा? बताइए ना सर, इसका एलसीएम सर कितना? 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15×5 = 75, है ना, यानी 75 होगा इसका एलसीएम। और ये जो एलसीएम है यही क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। और टोटल वर्क में हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो 25 × 3 = 75 और 15×5 = 75। इसका मतलब हुआ कि A 1 दिन में 3 काम करता है, और A और B अगर दोनों मिल गया तो वो 5 काम कर देता है। तो आपसे पूछ रहा है विकास अकेले उस काम को, यानी B की इफिशियंसी हमें चाहिए। तो बताइए B का क्षमता कितना होगा? A और B जब दोनों मिलता है तो 5 काम करता है, और A अकेले 3 काम कर देता है। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन किया होगा? B किया होगा। तो 5 में से 3 घटा दीजिए, ये 2 काम B किया होगा, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल काम था, ठीक है। इसको काट दीजिए, तो 75 का आधा बेटा बोलो कितना होगा? 37.5 नहीं होगा, यानी 37.1/2 दिन लगेगा इसको, विकास को अकेले अगर वो काम करना है तो। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए? ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसी तरीके से टाइम एंड वर्क के भी सवाल बनते हैं, ठीक है। आपको टोटल वर्क पहले पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकाल लोगे आप? तो टोटल वर्क निकालने का तरीका है, जो टाइम दे रखा है उसका एलसीएम निकाल दीजिए, वही टोटल वर्क होता है कि नहीं है। और फिर उसका इफिशियंसी यानी क्षमता निकालने के लिए उस टोटल वर्क में टाइम से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि 5,000 रुपया, यदि 5,000 रुपया क्या है? हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। 5,000 रुपया क्या है सर? हमारा मूलधन है कि नहीं? प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं हिंदी में। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था साधारण ब्याज का अंतर, टाइम कितना दे रखा है बेटा? 2 ईयर। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी CI - SI अर्थात इसका डिफरेंस कितना दे रखा है? सवाल में दे रखा है, देखो ऊपर 72। तो हमसे पूछ रहा है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए देख लीजिए यहाँ पे खेला कैसे होता है। अगर टाइम 2 ईयर है और उसका डिफरेंस दे रखा है तो आप करेंगे क्या? अंडर रूट देंगे D यानी डिफरेंस बटे P, है ना, DP डिफरेंस बटे P। अब रेट निकालने के लिए गुना कर देंगे किससे? 100 से। यही आपका रेट % होता है। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 72 का, ठीक है, अंडर रूट। प्रिंसिपल कितना है? 5,000। और गुना कितना करेंगे बाहर में? 100 से, है कि नहीं? ये 2 से कटेगा बेटा, ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 25 दूनी 50 यानी 2500 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 और 2500 का 25 का 5, ये 50 हो जाएगा, और गुना 100, ये काट दो, 50 दूनी 100 यानी कितना गया इसका आंसर? 6 दूनी 12%, ठीक है। रेट कितना आ गया सर आपका? 12%। DP याद रखना, D/P अंडर रूट, और रेट निकालने के लिए बाहर में 100 से मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि अंदर में। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है,
ठीक है। तो चलिए सर, आज का क्लास यहीं पर सर जी समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक सर आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और प्लीज़ सर वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए सर जी, है ना। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।